क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग नील। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। नैतिक, गॉड ब्लेस यू प्रीतम। तो भाई साहब, हम पढ़ रहे थे कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन तो कब का खत्म हो गया। फ्री रेडिकल। अंशुल, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग अविरल। वेल डन अंशुमान, होमवर्क डन, बहुत अच्छे। हाँ ऋतुराज, ये भी सही रहेगा। चलिए चलिए चलिए, आज हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। थ्योरी कॉपी डिस्कशन, कार्बोकेटायन 1 से 30 डिस्कशन। उसके बाद हम नया चैप्टर पर जाएंगे। सही बात है या नहीं? यस आयुष, यू आर राइट। लक्ष्य बता देंगे, आज चैप्टर्स का ऑर्डर भी बता देंगे आपको। चैप्टर्स का ऑर्डर भी बता देंगे। चलिए पहले थ्योरी कॉपी से स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ कि क्या थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस तुमने किए हैं? थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस किए हैं क्या तुमने? सारे बच्चे बोलो। मुझको ऐसा लगता है कि 8th में आपने ये आंसर बनाया है और आपने ये आंसर बनाया है, एंड आपका जो जवाब है वो है 2,4, एक्सक्लूडिंग है 2। ये देखिए, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस प्लस ट्रांस, एंड ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, आर एंड एस। सही है या नहीं? तो एक्सक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग 4। अगर मैं बात एनबीएस की करूं तो क्या करोगे तुम? एनबीएस मेरे भाई, यहां दो एलाइलिक पोजीशन है, अगर आप ध्यान से देखें। एक एलाइलिक ये है, एक एलाइलिक ये। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, जैसा मैंने क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताया था, एलाइलिक पोजीशन मार्क कर लीजिए और सबसे पहले लिखिए पॉसिबल रेडिकल। अब पॉसिबल रेडिकल में पहले लेफ्ट वाला एलाइलिक ले लो। लेफ्ट वाला एलाइलिक ये देखिए, एंड आपको पता है ये रेजोनेंस करेगा। तो ये देखिए, ये आ गया आपका इस वाले एलाइलिक रेडिकल से रेजोनेंस करके दो रेडिकल, एंड इस वाले से अगर हम लेंगे, देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई आपको कुछ मजेदार मिलेगा। वो ये है कि ये रेडिकल, एंड मेरे भाई रेजोनेंस कराओगे तो आपको सेम स्ट्रक्चरल यूनिट मिलेगी। सारे देखो सारे, सारे देखो सारे। अब अगर मैं पॉसिबल रेडिकल के बाद लिखूं पॉसिबल प्रोडक्ट, तो क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो है आपका, यहां पर आप डॉट हटा के क्या लगा दो? डॉट हटा के क्या लगाओगे? बी आर। देखिए ये बन गया। सिमिलरली आप देखिए, ये भी आएगा आपका साथ में प्लस, और यहां बी आर लगा दो। सिमिलरली ये भी आएगा आपका। देखते रहो बोर्ड पर बेटा।
देखते रहिए। यहां पर बी आर आ गया आपका। अगर आप देखें चौथे को लेने की जरूरत नहीं है, उसका स्ट्रक्चरल सेगमेंट बिल्कुल इसके बराबर है। तो मेरे भाई एक्सक्लूडिंग की बात की जाए तो 3, 1 2 3, और इंक्लूडिंग की बात की जाए तो ये 2 होंगे जीआई, ये 2 होंगे ऑप्टिकल, और अगर आप देखेंगे यहां जीआई प्लस ऑप्टिकल तो 4 हो जाएंगे। तो आंसर है 3,8। आंसर है 3,8। चेक चेक चेक, बहुत आसान। वेल डन कैनी। कैनी बिल्कुल सही। ऋषि कह रहे हैं जीओसी कहां से करें? अपनी कक्षा से ही कर लो, और कहां से करोगे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया, मैच हो गया। अनुज का आंसर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा बिल्कुल। मेरे भाई क्या 10th में सेम मेथड लगाया? आप देखिए ये एलाइलिक पोजीशन, तो मुझको यहां ज्यादा एलाइलिक पोजीशन दिख नहीं रही दोस्त। क्या तुमने ये रेडिकल बनाया होगा, और क्या इसे रेजोनेंस करा के ये रेडिकल दिया था? सारे लोग देखो, अब आपको पता है यहां हटा के बी आर लगाना है, और आपको पता है इसे हटा के बी आर लगाना है। मेरे भाई आंसर एक्सक्लूडिंग आ गया 2, 1 और 1 2, एंड ये सेंटर काइरल है 2 and 1, तो ये हो गया 2,3। वेल डन नील। 2,3, 2,3 देख लो भाई, ये 2 हो गए, ये अकेला है, सिंगल है सिंगल। 2,3, बहुत इजी। नील कह रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर कब तक हो जाएगा? एल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा आपका, अगला चैप्टर वही चालू होने वाला है। फिनॉल नहीं है, एल्कोहल ईथर हो जाएगा। एल्कोहल ईथर हो जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हर्ष अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं तो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां से चालू करें। 11th बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या आप देख पा रहे हैं कि 2 एलाइलिक पोजीशन है? क्या आप देख पा रहे हैं 2 एलाइलिक पोजीशन है? पॉसिबल रेडिकल, पॉसिबल रेडिकल। मेरे भाई एक रेडिकल यहां बनेगा, देखो जरा, और ये रेजोनेंस कर सकता है, और यहां भी देगा रेडिकल। सिमिलरली दूसरे वाले ग्रीन पर ये बनेगा यहां, एंड ये रेजोनेंस कर सकता है। देखो मगर बोर्ड पर। अब अगर हम बात करेंगे पॉसिबल प्रोडक्ट की, पॉसिबल प्रोडक्ट, तो कुछ नया नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है दोस्तों? इन्हीं डॉट पर बी आर लगाना है। कहां लगाएं, जगह ही नहीं है यार, बड़ा बवाल है। ये देखिए, ये बी आर, ये डबल, ये इधर। सारे लोग देखिए प्लस, ये डबल, ये बी आर प्लस, यहां लगाइए, ये डबल, ये बी आर प्लस, यहां लगाइए, ये बी आर। मेरे ख्याल से 4 तो दिख गया आपको, 4। और जरा यहां आइए, ये सेंटर फिक्स है, तुमने इसे टच नहीं किया, तुम टच कर भी नहीं सकते। केवल ये 2 केस बनेंगे, यहां कोई चेंज नहीं है, एक सिंगल केस है। यहां ये टॉप बॉटम 2 केस मिलेंगे, यहां कोई और केस नहीं है, एक। तो ये आ गया आपका 4,6। 4,6 चेक कर लो। जो सेंटर शुरू से फिक्स है वो फिक्स रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट, चेंज नहीं कर पाओगे। यस कुछ यू आर राइट, डायस्ट्रीमेरिक पेयर बनेंगे, डायस्ट्रीमेरिक पेयर बनेंगे। नहीं 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 बेटा, आप समझ नहीं रहे हैं।
ये मिथाइल जो है ये फिक्स दिया हुआ है, और सिंस रिएक्शन के दौरान इस कार्बन पर तुमने कुछ किया नहीं है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 12 मजेदार क्वेश्चन है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये क्वेश्चन पूरा आप मुझे बता दीजिए। मान लें क्या ऐसा बताएंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 3 एलाइलिक पोजीशंस हैं या नहीं? 3 एलाइलिक पोजीशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल रेडिकल इन्हीं जगह से स्टार्ट करो। जैसे देखो, अगर मैं बाहर रेडिकल बनाऊंगा तो क्या ये रेजोनेंस करके ये रेडिकल देगा या नहीं? इधर बनाया मैंने। अब वो वाला एलाइलिक लेते हैं, ये वाला एलाइलिक लिया, आप देख सकते हैं ये रेजोनेंस करके ये वाला आपको रेडिकल देंगे। सिमिलरली अब नीचे वाला एलाइलिक लेते हैं। मेरे भाई नीचे वाला रेडिकल रेजोनेंस से जो रेडिकल देगा वो स्ट्रक्चरली सेम होगा। तो पॉसिबल रेडिकल आपको दिख तो 6 रहे हैं। अब हम बनाएंगे क्या? पॉसिबल प्रोडक्ट। सारे देखो मगर बोर्ड पर। पॉसिबल प्रोडक्ट मुझको ऐसा लगता है कि सारे इधर आ जाओ, देख लो। सारे देखिए मेरे भाई, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस। यहां आपने बी आर लगाया, देखिए यहां क्या लगाया आपने? बी आर। यहां आपने क्या लगाया? बी आर, नागिन बॉन्ड। यहां आपने क्या लगाया? बी आर। 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 मेरे भाई बहुत आराम से देखो, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये आप देख सकते हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। आप चाहे तो आईपीएससी नंबर भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई 5 आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया विदाउट स्टीरियो। लेकिन अगर विद स्टीरियो लें तो ये 1, ये 2, ये 2, जहां जहां वी आर लगाया 2, ये भी 2, ये तो यही हो जाएगा। ये जो केस है मेरे भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये तो यही वाला केस है। तो ये हो गया आपका 5,9, 5,9, 5,9, 2, ये 8 हो गए और ये 1 9। ये सेम है भाई, ये और ये सेम है। एक कह रहा नागिन बॉन्ड क्यों? बहुत बेहुदा आदमी हो तुम लोग, तुम्हें कुछ आता नहीं है। चलो सिंपल बॉन्ड बना देता हूं ताकि तुम गधे की तरह जो रट रहे हो रट लो। गधे की तरह पूछा नागिन बॉन्ड क्यों? अबे वेरिएबल बॉन्ड होता है उसका मतलब। ये लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका बी आर और इसमें ये आ जाएगा बी आर। ये दोनों केसेस सेम हैं, इसलिए आप सेम केसेस हैं। 5,9। चलिए बाकी क्वेश्चंस के मैं आंसर बताऊंगा, आप घर से चेक करके आइएगा। इसे तमीज से करिएगा जैसा मैंने यहां बताया है। इसका आंसर है बहुत मजेदार, 4,11। तो इसे जैसे हमने आज किया है वैसे ट्राई करिएगा। 4,11 है, ये बहुत आसान है। ये आंसर्स मैं लिख देता हूं, ये सब आपने किए होंगे। यहां आपको केवल मेजर प्रोडक्ट बनानी थी। सारे लोग देखो भाई साहब, यहां आया बी आर, ये आंसर है। मुझको ऐसा लगता है कि जो तुमने पी बनाया है उसमें
एनबीएस से, देखिए एनबीएस से बीआर लगेगा नीचे, तो ये बताओ सबसे स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा? बताओ सबसे स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा? 3 डिग्री पर। तो मेरे भाई देखिए ये आया आपका पी, एंड एनसीएस है एन क्लोरोसक्सीनिमाइड। इसमें आप देख सकते हैं सीएल अब आपके पास और कोई जगह ही नहीं है, ऊपर वाले बेंजाइलिक पर लगेगा। 2 बेंजाइलिक हैं, एक ऊपर एक नीचे। पहले जिसे मौका मिलेगा वो स्टेबल वाले रेडिकल पे लग जाएगा, एंड ये पी आ जाएगा और ये क्यू आ जाएगा। यहां यही बेंजाइलिक है बस। तो इसके आंसर में तो भाई साहब बहुत आसान है, ये आ जाएगा बीआर, ये आ जाएगा बीआर। यहां रेडिकल बहुत स्टेबल बनेगा। सिमिलरली जहां जहां रेडिकल स्टेबल बन रहा है वहां वहां बीआर लग रहा है। मेरे भाई आपको याद होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी करता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी करता है, ये हमने किया हुआ है, देख लें। लेकिन हमें याद है ये 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करता। वेल डन कैनी, चेक इट राइट नाउ। हमने रीड्स किया, रीड्स के आंसर भी बहुत आसान है। सबसे स्टेबल रेडिकल 3 डिग्री पर बनेगा, बेंजाइलिक पर सीएल, एंड यहां पर भी सबसे स्टेबल 3 डिग्री पर। ये देख सकते हैं आप सारे, देखो बधाई हो। ध्यान दीजिएगा, आज और अच्छे होमवर्क मिलेंगे आप। कोई डाउट है तो बताओ भाई साहब। हम क्लोरीनेशन तक आ गए थे दोस्त, क्लोरीनेशन तक आ गए थे। ऑल मैच्ड, वेल डन, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बताइए। सुमित पूछ रहा है इज इट लाइव? सुमित, इट्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड सेशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एक बार में एक ही सीएल लगाना है आपको। भावेदीप, गॉड ब्लेस यू। एक कह रहा रिंग में सिंगल बॉन्ड से जीआई नहीं हुआ। मेरे भाई वहां जीआई की पूरी कंडीशन चेक करना, वहां जीआई की पूरी कंडीशन चेक करना। चलिए आइए अब कुछ मजेदार हो जाए, आप कुछ मजेदार हो जाए। मेरे भाई क्या आपको ये पूरा याद पता है कि फ्लोरिनेशन में क्या हो जाता था? विस्फोट हो जाता था। क्या तुम्हें याद है कि फ्लोरिनेशन में एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन, एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सप्लोजिव है भाई साहब, और हर तरफ आग लग जाती थी। कार्बन ब्लैक, ब्लैक ब्लैक। क्लोरिनेशन में भी ब्राइट सनलाइट में यही होता था, ब्राइट सनलाइट में यही होता था। लेकिन मेरे भाई क्लोरिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन डीएसएल। क्लोरिनेशन जो है वो डिफ्यूज्ड सनलाइट में भी करवाया जा सकता है।
लेकिन क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं क्लोरीनेशन का? क्या आप वाक्य सुनना चाहते हैं? क्या आप क्लोरीनेशन का वाक्य सुनना चाहते हैं? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। आइए हम आपको लेकर चलते हैं क्लोरीनेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ। क्लोरीनेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ। मेरे भाई, तुम्हें मैकेनिज्म आती है तो सच सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। यह मैकेनिज्म ध्यान से सुनना। क्या सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप चलता है? इनिशिएशन स्टेप। सारे लोग ध्यान से सुनो। क्या इनिशिएशन स्टेप में Cl2 पर सनलाइट 2Cl डॉट देगा या नहीं? बताइए। और जैसे ही Cl डॉट बन गया, अब क्या प्रोपेगेशन स्टेप होगा या नहीं? प्रोपेगेशन स्टेप। चलिए आपको कुछ बेहतरीन बताते हैं। मेरे भाई, वाक्य ऐसा है कि सुबह सुबह का वक्त था और मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अब भाई साहब, मैं क्या देखता हूं, मीथेन जो है वो सज धज के आ रहा है, एकदम शेरवानी पहन के। अब सुबह सुबह कौन शेरवानी पहन के टहलता है? मैं समझ गया कि मामला कुछ और है। सज धज के टसन में चल रहा है। जैसे ही इसने मुझे देखा, ऐसे आगे बढ़ के चरण स्पर्श किया। मैंने कहा सदा खुश रहो। लेकिन ये भैया सुबह सुबह क्या, कहां जा रहे हो? क्या कोई खास बात है? मीथेन ने जवाब देने की जगह शर्माने लगा, नालायक। मैंने कहा अरे ऐसी भी क्या बात है, हमें भी बता दो। शर्माते हुए उसने कहा कि सर वो मैं आपको बताना भी चाह रहा था। मैंने कहा बताओ बताओ, कोई बात नहीं। कह रहा है सर आज मेरा क्लोरीनेशन होने वाला है। मैंने कहा एक मिनट, क्या कहा तुमने? कह रहा आज मेरा सर क्लोरीनेशन होने वाला है। अब मैं ऑर्गेनिक से संबंधित हूं तो मैंने उससे कहा भाई क्लोरीन, मैंने कहा क्लोरीनेशन से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? कह रहा है सर मतलब क्या है आपका? मैंने कहा क्लोरीन के बारे में चीजें पता कर ली है ना? कह रहा है सर कहीं आप कुछ उल्टी बात तो नहीं कहना चाह रहे? मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट मेरे पास जो फीडबैक है क्लोरीन का वो ये है दैट क्लोरीन इज नॉट लॉयल। क्लोरीन बहुत रिएक्टिव नेचर का है, संभालना आसान नहीं है। मीथेन चुपचाप वहां से चला गया। उसे शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन मेरा फर्ज है चीजों के बारे में सही बातें और सारी बातें बताना। इधर मेरे भाई देखिए Cl डॉट और ये मीथेन। भाई साहब मीथेन का क्लोरीनेशन होना चालू हो गया। ये H लेकर भाग जाएगा और ये HCl बनेगा। और उधर ये CH3 डॉट Cl2 पर अटैक करेंगे और एक Cl ये और ये आया Cl डॉट। क्या तुम्हें पता है कि ये Cl डॉट वापस यहां यूज होगा? एंड फिर से मीथेन रोज शाम को रास्ता देखता था कि क्लोरीन आएगा, उसके साथ इस तरीके से रेडिकल बनाकर क्लोरीनेशन करेगा। मेरे भाई यूं ही चीजें आगे बढ़ती रहीं, समय के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती रहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये मीथेन इंतजार करता रह गया। Cl डॉट यहां जो बन रहा था वो मीथेन के पास जाने की जगह रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड भी एक चीज आ गई थी। क्या आपको पता है रिएक्शन में अब मिथाइल क्लोराइड भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है? तो मेरे भाई एक दिन मीथेन रास्ता देखता रह गया। उसे कहीं से पता चला कि वो जो Cl डॉट है ना तुम्हारा, वो अब मिथाइल क्लोराइड का क्लोरीनेशन कर रहा है। मिथाइल क्लोराइड का भी मेरे पास मैसेज आया कि सर आज मेरा क्लोरीनेशन है, आप आशीर्वाद देने आइएगा। मैंने कहा भाई क्लोरीन के बारे में जांच पड़ताल तो कर लेते, जहां मैं ये बोलूं लोग बात करना बंद कर दें। उन्हें पता नहीं है कि क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो, ये HCl और ये जो CH2Cl डॉट है, ये फिर Cl2 से चुरा ले जाएगा ये एक Cl को
एंड ये Cl डॉट तब तक जाएगा CH3Cl के पास जब तक इसका अच्छा खासा अमाउंट नहीं हो जाता, और जैसे ही इसका अच्छा खासा कंसंट्रेशन हुआ Cl डॉट मिथाइल क्लोराइड को भी धोखा देगा, Cl डॉट मिथाइल क्लोराइड को भी धोखा देगा और मिथाइलिन क्लोराइड के पीछे पड़ जाएगा। मिथाइलिन क्लोराइड, मेरे भाई इसने भी मेरे को इनविटेशन भेजा कि सर मेरा क्लोरीनेशन होने वाला है, आप जरूर आना। मैंने कहा ये सब डैश हो चुके हैं, क्या ही इन्हें बताया जाए। मेरे भाई क्लोरोफॉर्म बन गया, लेकिन ये चीज रुकने वाली कहां थी। अब आपको पता है Cl डॉट का नेचर कहां रुकेगा। Cl डॉट ने भाई साहब क्लोरोफॉर्म को भी नहीं छोड़ा। क्लोरोफॉर्म ने जब मुझे मैसेज किया कि सर आज क्लोरीनेशन है, मैंने कहा Cl डॉट के बारे में जानते हो? कह रहा हम सब जानते हैं। हमने कहा फिर भी? कह रहा मेरे पास आखिरी हाइड्रोजन है, इसके बाद ये किसी हाइड्रोजन से, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये छोड़कर जा ही नहीं सकता। मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर ये प्रोपेगेशन में मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। मैं आपको बता दूं यहां बहुत सारी प्रोडक्ट्स का मिक्सचर आता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स का मिक्सचर आता है। देख लो बच्चे, देख लो, जब 1:1 में लोगे, 1:1 में लोगे, एंड भाई साहब क्या वोट लगा दी, देख रहे हो आप। पीछे लगे रहे सर आखिर ऐसा क्यों होता है। बेटा देखो आजकल ना, हाँ ब्लाइंड फेथ तो कहीं किया नहीं जा सकता भाई साहब, साफ साफ बता रहा हूं मैं। समझ में आया? ब्लाइंड फेथ केवल आप अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस आप कर सकते हैं, उस पर रखिए, बाकी तो। एंड लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, जो भी रेडिकल आखिरी में बचेगा उसको डिस्ट्रॉय करना है, बस यही है। सारे लोग देखो, ये है आपका टर्मिनेशन। क्लियर? ये होता है क्लोरीन की जबरदस्त रिएक्टिविटी की वजह से। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। मेरे भाई कुछ मजेदार बात है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए क्या है। लेट नाइट मीथेन का मेरे पास फोन आया और वो फोन पे फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। क्लोरीन पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा भाई क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एंड वो मल्टीपल जगह पर अटैक कर सकता है। ये मैंने बोला, फिर रोने लगा मीथेन। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या चाहते क्या हो? कह रहा सर मैं चाहता हूं कि बस क्लोरीनेशन मेरा ही हो। भाई साहब देखिए होता क्या है ना, कितना भी आदमी को लात पड़ जाए लेकिन फिर भी इच्छाएं वही रहती। मीथेन की भी इच्छा यही है कि अगर मैं चाहता हूं कि क्लोरीनेशन के दौरान क्लोरीन बस मुझसे ही क्लोरीनेशन करे, किसी और में इंटरेस्ट ना ले। मैंने कहा ये क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, इट्स नॉट इजी। उसने कहा सर आपके लिए क्या मुश्किल है? उसने जब ऐसे कहा तो मैंने कहा एक रास्ता है। कह रहा है मैं उस रास्ते के लिए तैयार हूं। मैंने कहा अगर तुम चाहते हो कि बस तुम्हारा और तुम्हारा ही क्लोरीनेशन होता रहे, क्लोरीन अगर तुम चाहते हो तुम्हारे लिए ही लॉयल रहे, तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हें क्लोरीन को समय देना पड़ेगा। उसने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब यह है कि क्लोरीन लेफ्ट जाए, राइट जाए, आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, बस हर जगह तुम ही तुम हो। इधर भी, उधर भी, इधर भी, हर जगह बस तुम ही तुम।
वो कह रहा है सर मतलब क्या आप मुझे एक्सेस में होने के लिए कह रहे हैं? यस मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट dominates when alkane is taken in excess. Alkane is taken in excess. मेरे भाई, मैंने उसे कहा था कि तुम खुद एक्सेस में रहना। उसने थोड़ा गलत सुन लिया, उसने डैश ने गलत सुन लिया, उसने खूब सारे Cl2 को एक्सेस में कर दिया। Cl2 को एक्सेस में करोगे भाई साहब, वो सारे बदल डालेगा। मैं कह रहा हूं वो सारे बदल डालेगा, चेक कर लो। अगर Cl2 एक्सेस में ले लिया तो वो सारे बदल डालेगा। हमने Cl2 को एक्सेस में लेने के लिए नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था, सुन लिया ना तुमने? मैंने कहा था भाई कि तुम खुद एक्सेस में रहो। अगर मीथेन एक्सेस में रहेगा तो Cl2 किसी और से टकराएगा नहीं, और किसी और से नहीं टकराएगा क्योंकि ये खूब सारा कंसंट्रेशन में है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये है मेजर प्रोडक्ट, यहां ये है मेजर प्रोडक्ट, यहां ये है मेजर प्रोडक्ट। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये देखिए, if X2 is taken in excess, पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, पॉलीहेलोजिनेटेड, पॉली मतलब बहुत सारे हेलोजन से लगा हुआ प्रोडक्ट, पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट डोमिनेट्स, पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट डोमिनेट्स, पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है जी, ये तो खैर कॉमन सेंस है। सारे लोग देखो, सारे के सारे हाँ है ना? ओके, धीमे नहीं बात पूछ रहे हैं कि यहां आपने CCl4 के बाद डॉट डॉट क्यों कर दिया। मेरे भाई, कुछ अनरिएक्टेड मीथेन भी पड़ा होगा, कुछ अनरिएक्टेड मीथेन भी पड़ा होगा CH4, कुछ अनरिएक्टेड मीथेन भी पड़ा होगा CH4, इसलिए मैंने डैश 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 कर दिया। तो ये आपके सामने पूरी कहानी क्लियर हो गई भाई साहब कि क्लोरीनेशन का क्या होता है। मैं अब आपको लेकर चलता हूं ब्रोमिनेशन की तरफ। सारे लोग देखिए, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में क्या होता है भाई लोग सुने। ब्रोमिनेशन इज स्लाइटली रिवर्सिबल फिनोमेना, स्लाइटली रिवर्सिबल फिनोमेना है। मेरे भाई ये देखिए, ये है RH, ये है Br2, ये है HNO, ये है RBr और ये है HBr। ये बाकी मैकेनियम सब कुछ वैसी होती है। मैकेनियम बिल्कुल वैसे होती है जैसे आप पढ़ते हैं, क्लोरीनेशन में वैसे ही होती है। एंड मेरे भाई जरा ये समझिए, मजा आएगा आपको आयोडीनेशन देखकर। यहां से जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है।
आयोडीनेशन, मेरे भाई अगर आपने यहां ये देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या आपने देखा कि फ्लोरिनेशन फास्टेस्ट था, फास्टेस्ट, एंड आयोडीनेशन स्लोवेस्ट था। मेरे भाई अगर आपको याद हो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑक्सीडेशन है, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो क्या ये रिडक्शन हुआ या नहीं? क्या ये रिडक्शन हुआ या नहीं? अगर राइट में जाना ऑक्सीडेशन है तो इसी रिएक्शन में लेफ्ट में जाना रिडक्शन है। सारे देखोगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आइए कुछ मजेदार चीज देखिए। आयोडीनेशन में कुछ मजेदार है। आयोडीनेशन जो है ये नहीं हो पाता, इट इज हाईली रिवर्सिबल, इट इज हाईली रिवर्सिबल, हो ही नहीं पाता। इट इज हाईली रिवर्सिबल एंड कैन बी कैरीड आउट ओनली, और अगर आप कराना चाहते हैं तो ये केवल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, ध्यान से सुनना, HiO3, HNO3 डैश डैश डैश। अब पूरे माजरे को समझो क्या है। मैंने आपको कहा ये RH और ये I2, मैं कह रहा हूं ये हो ही नहीं सकता दोस्त, क्योंकि ये हाईली रिवर्सिबल है। Ri प्लस HI सुनना, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन से फास्ट यहां क्या हो जाता है? रिडक्शन। एंड Ri को रिड्यूस कौन कर रहा है? HI। Ri को कौन रिड्यूस कर रहा है? HI। तो HI ही है जो तुम्हारे इस रिएक्शन को पीछे ढकेल रहा है। Ri से क्या कह रहा है? चल निकल उस तरफ, हाँ या ना? ये Ri को रिड्यूस कर दे रहा है, ये Ri को रिड्यूस कर दे रहा है। तो मेरे भाई अगर हम इसका इलाज कर दें, अगर हम इसका इलाज कर दें, अगर हम इसे ठिकाने लगा दें, अगर ये ठिकाने लग गया तो Ri बन जाएगा, Ri बन सकता है। सिंस ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका इलाज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही कर सकते हैं। मान लो मैंने HiO3 ले लिया, मैंने ले लिया HiO3, HiO3 आपको जानकर अच्छा लगेगा, एक HiO3 5 HI को पटक पटक के पीटेगा, 5 HI खा जाता है, 5 का 5। मेरे भाई फायदा ही फायदा, 3 I2 और 3 जल। क्या भाई ये खत्म हो रहा है, I2 बढ़ रहा है। अब ये रिएक्शन आगे भागेगी, आगे भागेगी, आगे भागेगी, ध्यान से देखो, आगे भागेगी। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हमने लिया है और ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट को ठिकाने लगा रहा है। क्या आप मामले को समझ पा रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट को, जो Ri को रिड्यूस कर रहा था, अगर तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया नहीं तो भाई साहब आपका रिडक्शन, यहां पर ये आयोडीनेशन नहीं हो सकता। क्लियर है ये? जल्दी बताइए, चेक इट। आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन। हाँ, ब्रोमिनेशन में सब कुछ वैसा ही है दोस्त जैसे क्लोरिनेशन में था। पॉली सब्स्टिट्यूशन वाली बात भी वहां है, अभी हम कर लेंगे उसे। तो भाई बधाई हो, हमने यहां पर कर लिया है ये। हरिओम, आज से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट बाद एक नया चैप्टर चालू होगा वहां से। आइए 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 मेरे भाई, एक बात सुनिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, क्लोरिनेशन इज हाईली रिएक्टिव, क्लोरिनेशन इज हाईली रिएक्टिव, एंड इसीलिए हम बोलते हैं वो
लेस सेलेक्टिव इन नेचर होता है, लेस सेलेक्टिव इन नेचर। क्लोरीनेशन हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव इन नेचर। वहीं अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, तो रिलेटिवली आपको पता है ब्रोमिनेशन इज लेस रिएक्टिव एंड हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। मेरे भाई ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लोरीनेशन यानी कि ब्रोमीने पीछे लगा रहा है, यानी कि अगर कभी हमारा ब्रोमिनेशन का ऑफर आए तो क्या वो लॉयल रहता है? यस, ब्रोमीन इज मोर लॉयल देन क्लोरीन। वो भैया ऐसा इधर उधर हर जगह मुंह नहीं मारता। ब्रोमिनेशन का एक स्टेटस है, हाईली सेलेक्टिव है, बढ़िया सी जगह सेलेक्ट करता है, वहीं पर प्रोडक्ट बनाता है। समझ में आया? बढ़िया सी जगह सेलेक्ट करता है, वहीं प्रोडक्ट बनाता है। भाई ध्यान से देख लो, सारे समझ लो। आइए 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 ऋषि बेटा, दुनिया में एक चीज बनाने के कई मेथड हो सकते हैं, एक ही मेथड नहीं होता। हां, कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड हाईली सेलेक्टिव नेचर। मेरे भाई हमारे पास एक डेटा है, वो डेटा हम आपके पास शेयर करना चाहते हैं। आपको पता है क्या ये सारी बातें? छोटा सा पॉइंट है, लाइक स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ये जो है ये आपकी 1 में रिलेटेड है। एंड क्या आप जानते हैं सेलेक्टिविटी के साथ ऐसा होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव जरूर होगा। भाई बहुत ज्यादा स्टेबल जो है, हायर द स्टेबिलिटी लीस्ट द रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है ही नहीं तो आराम से जाएगा, ध्यान से देखेगा कहां पर अटैक करना है। मेरे भाई एक और छोटा सा पॉइंट, ये बुकिस डेटा है रूम टेम्परेचर के आसपास। सारे लोग देखिए, रिलेटिव reactivity of chlorination, relative reactivity of chlorination towards 1 degree, 2 degree and 3 degree CH। बताओ किस CH को ये जल्दी रिएक्ट करेगा, किस CH से ये जल्दी रिएक्ट करेगा? सारे बोलो, मुंह से बोलो भाई साहब, बोलते क्यों नहीं? बोल भी दो। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री किससे? 3 डिग्री इज राइट आंसर। मेरे भाई ये बुकिश डेटा है, ध्यान से देखना। रेशियो है, रेशियो 1 डिग्री को अगर हम मान लें ये 1 के रेट से हटाता है तो देखा गया है ये 2 डिग्री के H को 3.8 टाइम्स फास्ट हटाएगा, 3.8 टाइम्स फास्ट हटाएगा। एंड 3 डिग्री CH को ये 4.5 टाइम्स फास्ट हटाएगा। तो सारे लोग ध्यान से देखो, ये क्लोरीनेशन का रिलेटिव रिएक्टिविटी डेटा है, ये क्लोरीनेशन का रिलेटिव रिएक्टिविटी डेटा है। ब्रोमिनेशन का डेटा देखोगे तो मौजा आ जाएगा। क्या आप ब्रोमिनेशन का डेटा देखना चाहते हैं बेटा? 1 डिग्री का अगर ये 1 के रेट से हटा रहा है, मेरे भाई अगर समझो इशारों को तो समझ लीजिए। देखो जरा देखो, ब्रोमिनेशन का रिलेटिव रिएक्टिविटी डेटा देखो, सारे लोग देखो। मेरे भाई अप्रोक्सीमेट डेटा है 1:80:1600, 1:80:1600,
1:80:1600. Now you can feel about the selectivity. ओ भाई साहब, ब्रोमीन क्या बोल रहा है? अगर 3 डिग्री H हुआ, अगर 3 डिग्री H हुआ, डोंट यू थिंक वही आंसर आएगा? अगर 3 डिग्री H हुआ तो ब्रोमिनेशन के केस में तो वही आंसर आएगा। ब्रोमिनेशन के केस में वही आंसर आएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि क्लोरीनेशन में सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, रिलेटिव होती है भाई साहब दुनिया में सारी चीजें। समझ में आया या नहीं? सारी चीजें रिलेटिव होती हैं दोस्त। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रोमीन के कंपेरेटिवली क्लोरीन जो है वो लीस्ट सेलेक्टिव है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके और देखें कई सारे साइंटिस्टों के उन्होंने कंफ्यूजन को दूर किया। किसी भी रिएक्शन में जब कोई चीज बनती है, ध्यान से सुनना, किसी भी रिएक्शन में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका परसेंटेज क्या होता है या रिलेटिव यील्ड क्या होती है। पहले यह माना जाता था कि यह रिलेटिव रिएक्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले यह माना जाता था कि कोई भी प्रोडक्ट कितने परसेंट बन रही है, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रोडक्ट कितने परसेंट बन रही है यह उस साइट के पर रेडिकल या उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपके इस थॉट को दुरुस्त कर देगा। एक एग्जांपल, सारे लोग ईमानदारी से बोर्ड पर देखें। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, मैंने लिखा एट टेम्परेचर T। सारे लोग देखिए, प्लीज लुक एट बोर्ड। एट टेम्परेचर T ऑन मोनोक्लोरिनेशन, on monochlorination of propane, two products, सारे लोग देखें, 1 chloropropane around 46% and 2 chloropropane around 54% is obtained। ये क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, बहुत आराम से पढ़ो यार, बहुत तसल्ली से पढ़ो, कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत आराम से। ये कह रहा है प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया टी टेम्परेचर पे, एक प्रोडक्ट 46% मिला, एक 54% मिला। ठीक है, समझते हैं, और क्या कहना चाहते हो भाई, ध्यान से सुनना। एंड ऑन मोनोक्लोरिनेशन of isobutane at same temperature, फिर से 2 प्रोडक्ट्स मिली। सारे लोग देखिए, 2 प्रोडक्ट्स, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सारे लोग परसेंटेज देखो, 66.5% एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 33.5% इज ऑब्टेन्ड। ये डेटा ही डेटा दिया जा रहा है हमें क्वेश्चन में, पूछा तो कुछ गया ही नहीं अभी तक, अब पूछा जाएगा शायद। अब कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ, ध्यान से सुनना, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो, 2 रिएक्शन में परसेंटेज दे दिया, तीसरे का पूछ रहा है। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन of following compounds at same temperature T। भाई साहब क्वेश्चन देख लो, समझ लो, सीख लो। ये
पहला है इसका इसका क्लोरीनेशन करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसका परसेंटेज बताना है। सेम यहां करना है, सेम यहां करना है। ये 4 पार्ट हैं, इसका एक पार्ट हम यहां करेंगे और 3 पार्ट आप घर से करके लाएंगे। एक पार्ट हम यहां करेंगे, 3 पार्ट हम घर से करके लाएंगे। तैयार हैं आप? आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तसल्ली के साथ, कोई धक्का मुक्की नहीं, ठीक है? चलिए जरा सारे लोग देखिए। प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन है। चलो जी, जैसा बोला जा रहा है वैसे करो। देखो जरा, यहां है आपका पहला डेटा। प्रोपेन का क्या कराया गया है? मोनोक्लोरिनेशन। ये भी बना, ये भी बना। मेरे भाई लेट्स कॉल इट पी एंड इसे बोलो क्यू। क्या आपको पता है पी का परसेंटेज कितना दिया है? पी का परसेंटेज है शायद 46%। कितना है? 46 एंड इसका 54। ये है 46% और ये है 54%। सारे लोग देखो, ये हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, दिया है भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं अपन। सेकंड, और हमें आइसोब्यूटेन का भी डेटा दिया है। आइसोब्यूटेन का जो डेटा दिया है, एक ये एंड एक ये। मेरे भाई अगर आप प्रोडक्ट का नाम यहां लिख लें, पी डैश है और ये क्यू डैश, सही है। परसेंटेज देखिए मेरे भाई, इस परसेंटेज ने उस फंडे को दुरुस्त किया जो पहले लोग मानते आ रहे थे। क्या सारे लोग देख रहे हो कि ये 2 डिग्री से बना हुआ प्रोडक्ट है और ये 1 डिग्री से बना हुआ प्रोडक्ट है? तो पहले लोग ये मानते थे 2 डिग्री बहुत स्टेबल रेडिकल बनाएगा तो वहां प्रोडक्ट ज्यादा आना चाहिए, 1 डिग्री पे रेडिकल कम है तो कम आना चाहिए। लेकिन अगले रिएक्शन ने इस बात की धज्जियां उड़ा दी, आप देख सकते हैं। यहां देखो क्या है, 1 डिग्री, ओ भाई साहब परसेंटेज देखो 66.5। ये 3 डिग्री है, परसेंटेज देखो 33.5। यानी कि मेरे भाई प्रोडक्ट कितनी बनती है ये केवल रिलेटिव रिएक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल रिलेटिव रिएक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता। सोचो जरा ध्यान से, क्या यहां पर ऐसे 9 हाइड्रोजन हैं या नहीं? क्या ऐसे 9 हाइड्रोजन हैं या नहीं? सच बताना। 9 में से कोई भी हाइड्रोजन हटे, 9 में से कोई भी हाइड्रोजन हटे, यही बनता। और इस एक व्हाइट वाले के हटने पर यह बनता। यानी कि रिलेटिव रिएक्टिविटी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी डिपेंड करता है कि कितने H हैं, कितने ऐसे H हैं जो हटने पर वो प्रोडक्ट देंगे। यानी कि मेरे भाई चलो तुमको लेकर चलें, रिलेटिव यील्ड ऑफ प्रोडक्ट केवल रिलेटिव रिएक्टिविटी पर नहीं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। सुन लो सारे कान खोल के, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो मैंने परसेंटेज दिए हैं यहां पर, ये सब कुछ वही है। चलिए चलिए चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ये HS तो दिख ही रहा है, तो क्या बनाया जाए दोस्त, आओ। बहुत आसान है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। एक पार्ट करें क्या, ये वाला पार्ट, पहले वाला उठा लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो दोस्त ये हो गया थर्ड, ये ऐसा ऐसा Cl2 HNu। तो क्या क्या आंसर आएगा बताओ? Cl यहां आएगा एंड Cl यहां आएगा एंड Cl यहां आएगा एंड Cl यहां आएगा। तो हमें इनके परसेंटेज निकालने हैं दोस्तों। चलो इनका नामकरण कर दें कुछ। हमें P डबल डैश का परसेंटेज निकालना है, हमें Q डबल डैश का परसेंटेज निकालना है, हमें R डबल डैश का परसेंटेज निकालना है और S डबल डैश का परसेंटेज निकालना है। सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई हमें निकालना है रिलेटिव यील्ड, हमें निकालना है रिलेटिव यील्ड। बहुत आराम से देखेंगे,
कोई टेंशन नहीं है। आइए किसी भी रिलेटिव यील्ड के फॉर्मूले को आप दिमाग में रखें, क्या क्या होता है सब समझ में आ जाएगा। रिलेटिव यील्ड होता है मेरे भाई रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। आया बताओ हर केस में तुम्हें प्रोबेबिलिटी फैक्टर पता है या नहीं, कितने एच हैं ये तो पता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर जैसे ये बनने में तुम्हारे 6 एच हैं या नहीं, सारे लोग देखो 3 इधर 3 इधर, ये पी बनने के लिए 3 3 6, कहीं का भी एच हटाते यही बनता। तो मेरे भाई हर केस में प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमें पता है। हमें जो नहीं पता है वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी। क्या नहीं पता? रिलेटिव रिएक्टिविटी ये नहीं पता है। टेंपरेचर टी पर तो भाई साहब सारे देखो, मैंने यहां कुछ मान लिया है, ये देखो ये सारे यहीं रखो। रिलेटिव रिएक्टिविटी हमने मान ली है फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री CH। हमने मान लिया है दोस्तों 1:P/Q। ये हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया है क्योंकि टेंपरेचर T पर हमें नहीं पता है कि क्या होगा। चलिए आइए अब मुझे एक बात बताना सारे लोग, कोई धक्का मुक्की नहीं करना, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। चलो भाई साहब रिलेटिव यील्ड ऑफ P एंड रिलेटिव यील्ड ऑफ Q निकालते हैं। P एंड Q मुझे बताओ रिलेटिव यील्ड क्या है? रिलेटिव रिएक्टिविटी। P कितने डिग्री का एच हटाकर बन रहा है? P कितने डिग्री का एच हटाकर बन रहा है? 1 डिग्री का एच, 1 डिग्री का एच। 1 डिग्री के लिए तुमने क्या मानी है रिलेटिव रिएक्टिविटी? 1 1। रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 आ गई। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या 3H इधर और 3H इधर, क्या 6H ऐसे हैं मेरे भाई? जरा ध्यान से देखें जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये 1 डिग्री का एच हट रहा है तो 1 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है 1 रखा, एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहां 3H यहां 3H, इन 6H में से कोई भी H हटाओगे P ही मिलेगा, तो आ गया 1/6। चलो Q के लिए ट्राई करते हैं। क्या Q प्रोडक्ट 2 डिग्री कार्बन पर H हटाने से बना है? और बताओ 2 के लिए रिलेटिव यील्ड रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है? P। तो ये आ गया P इंटू क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर? क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर मेरे भाई? 2H, यहां 2H हैं तो सारे लोग देखो ये आ गया आपका P इंटू 2, तो ये है 6 और ये है 2P। रिलेटिव यील्ड ये आई है। चलो मुझे जल्दी से बताओ रिलेटिव यील्ड ऑफ P डैश एंड रिलेटिव यील्ड ऑफ Q डैश। जल्दी से तुम सारे लोग P डैश मुझे बताओगे रिलेटिव यील्ड ऑफ P डैश कैसे बन रहा है? P डैश कितने डिग्री का एच हटाया गया? 1 डिग्री का। तो बताइए रिलेटिव यील्ड ऑफ P डैश क्या होना चाहिए? सारे लोग बताओ रिलेटिव यील्ड ऑफ P डैश क्या होना चाहिए? तुम 1 डिग्री का एच हटा रहे हो, 1 डिग्री एच के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है 1। प्रोबेबिलिटी फैक्टर आप बता दो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आप बता दो। वेल डन सप्तांशु ऋषि, वेरी गुड। 9 3 3 6 3 9। आया Q डैश, Q डैश कितने डिग्री से एच हटा रहा है? 3 डिग्री, और 3 डिग्री की रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है? Q इनटू इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 1, ओनली 1। ये आया 9 और ये आया Q। सारे देखो या 9 एंड Q। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की थर्ड, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसकी बात करेंगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से। ठीक है भाई, करें? कोई टेंशन तो नहीं है? आइए
इसे देखें, मुझे जल्दी जल्दी P डबल डैश, Q डबल डैश, R डबल डैश, इनका भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए यहां कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं रिलेटिव यील्ड ऑफ P डबल डैश, Q डबल डैश, R डबल डैश, S डबल डैश। बताओ जरा, P डबल डैश के लिए बताओ, P डबल डैश के लिए बताओ, P डबल डैश के लिए बताओ, बताओ ये जो P डबल डैश है कितने डिग्री का एच हटा रहे हो? बताओ कितने डिग्री का एच हटा रहे हो? 1 डिग्री का एच हटा रहे हो। और 1 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है? 1। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है जी? 3H यहां, 3H यहां। इन 6 में से कोई भी एच हटाओगे सेम P डबल डैश पाओगे। कोई भी 6H में से कोई भी हटाओगे P डबल डैश पाओगे। मुझको ऐसा लगता है कि आपने कर दिया 1 इंटू 6, ये आया 6, ये आया 6। आया Q डैश की बात करें, Q डबल डैश 3 डिग्री भाई साहब, 3 डिग्री के लिए क्या है? Q, और एक ही H है, Q इंटू 1, क्या आ गया? Q। R डबल डैश 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री के लिए P, और हाइड्रोजन है वहां 2, P इंटू 2 आ गया 2P। एंड S डबल डैश 1 डिग्री, एक बार फिर से 1 इंटू 3। मेरे भाई ये आ गया, आप ध्यान से देखें, ये आ गया है। सारे लोग देखिए, देख रहे हैं ये इस क्वेश्चन को हम जो कर रहे हैं वो देखिए। आया बताइए, परसेंटेज निकालना तो आता होगा ना, इसे जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 9 प्लस 2P प्लस Q। मुझे सच सच बताना, क्या P डबल डैश का परसेंटेज निकालना है या नहीं? तो ये हो जाएगा 6 अपॉन टोटल इंटू 100। क्या आप ऐसे सबके परसेंटेज निकाल लोगे Q डबल डैश का? Q अपॉन टोटल इंटू 100। मेरे भाई प्लीज ऐसे आप कर लीजिएगा। मुझे बताओ, क्या अगर PQ पता चल गया तो सब हो जाएगा या नहीं? PQ पता चल गया तो सब हो जाएगा या नहीं? एंड मेरे भाई कितना सिंपल केस है। तुम्हें रिलेटिव यील्ड ऑफ PQ यहां पता है, एंड इनके परसेंटेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इनके परसेंटेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं भाई, इनके परसेंटेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारे। देखो सारे, तो क्या आप देखिए 6 एंड 2P, तो क्या 6 अपॉन 2P अगर मैं करता हूं तो क्या ये 46 अपॉन 54 के बराबर होगा या नहीं? सारे बोलो। रिलेटिव यील्ड है ना हमारे पास, परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो 9/Q, आप देखो 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 9/Q, क्या ये हमें दिया हुआ है या नहीं? तो 9 अपॉन Q ये हो जाएगा आपका 66.5 अपॉन 33.5। मुझको ऐसा लगता है कि आप PQ यहां से निकाल लोगे, यहां रख देना, क्या आप इस तरीके से रिलेटिव यील्ड निकाल पाओगे? मैंने इस क्वेश्चन में केवल इसके प्रोडक्ट की यील्ड निकाली, तो आप घर से इन तीनों के प्रोडक्ट की यील्ड निकाल लीजिएगा। चेक इट। कोई डाउट है तो पूछ लो।
वेरी गुड, आर्यन ने पी और क्यू की वैल्यू भी निकाल दी। प्रोबेबिलिटी फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ऐसे हाइड्रोजन जिन्हें हटाएं, जिनमें से कोई भी हाइड्रोजन हटाओ सेम प्रोडक्ट आए, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। बेटा ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाला काम मैंने 8 बार किया है, तो एक बार तो समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। क्यों ऐसी बात करते हो दोस्त? चलिए जी, बधाई हो, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। इसके 3 पार्ट मैंने छोड़े हैं, देखिए ये 3 पार्ट, ये आप घर से कर लाइएगा। एंड एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं जो आप लोग घर से करके लाएं। देखिए जरा, यहां बहुत मजेदार चीज है, कैलकुलेट फॉलोइंग। कैलकुलेट फॉलोइंग, मुझे बताओ, हमने ऑप्टिकल के लास्ट में ऐसे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन तो नहीं किए हैं शायद। देखो सारे लोग देखना, एडवांस का मटेरियल है ये। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स obtained on monoclorination, सही है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। समझ गए आप? अगर स्टीरियो नहीं देख रहे हैं तो आपको बताना है, और बी में क्या करना है वो देखो। आपको यहां पर टोटल बताने हैं, मतलब स्टीरियो लेना है, समझ रहे हैं? अगले में बताना है टोटल नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल, बोले तो क्या, कायरल प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन। ध्यान से देखेंगे। डी, टोटल नंबर ऑफ एनेंसियोमेरिक पेयर। एनेंसियोमेरिक पेयर, ये बड़ा मजेदार होमवर्क होगा। ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। प्रोडक्ट मिक्सचर ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन। मेरे भाई एक प्रश्न के 5 पार्ट में सॉल्व करना है। एक प्रश्न के 5 पार्ट होंगे, उसे सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, सारे लोग देखेंगे प्लीज। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया भी था। ये है मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है एक एच हटा के एक सीएल लगाना है। सारे लोग देखिए प्लीज, एक एच हटा के एक सीएल लगाना है। ये देखो, और ये रिएक्शन रेडिकल बनकर होता है। रेडिकल, तो रेडिकल बना होगा तो उस पर सीएल ऊपर से भी लो, नीचे से भी लो, रेडिकल बनकर होता है। ये 5 पार्ट निकालने इसमें। चलिए जरा ध्यान से देखिए, बहुत तसल्ली से। सीएल तुमने यहां लगाया, लेकिन देखो ये सेंटर कायरल हो रहा है, तो मेरे भाई टॉप बॉटम अटैक से यहां 2 आंसर आए होंगे, और ये एनेंसियोमर्स होंगे। ये एनेंसियोमर्स होंगे। यहां टॉप बॉटम से एक ही आंसर आएगा, यहां टॉप बॉटम से 2 आंसर आएंगे, और ये भी एनेंसियोमर्स होंगे, और यहां टॉप बॉटम से एक ही आंसर आएगा। सारे बच्चे लोग देखेंगे मेरे भाई, आपको ए बी सी डी ई 5 की वैल्यू निकालनी। सारे लोग देखना चालू करो। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टीरियो मत देखो, मत देखो स्टीरियो, नहीं देखते। 1 2 3 4, एक आंसर है 4, एक आंसर है 4। फिर कह रहा है टोटल, बी पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन। टोटल, तो भाई साहब 2, 1 3, 2 5 और 1 6, बी हो गया 6। सी कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट
कायरल प्रोडक्ट क्या होते हैं? कायरल प्रोडक्ट क्या होते हैं? कायरल प्रोडक्ट होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। ये दोनों एक्टिव हैं, ये दोनों एक्टिव हैं, और इधर ये दोनों एक्टिव हैं, क्योंकि यहां सिमेट्री एब्सेंट है। तो मेरे भाई कायरल प्रोडक्ट आ गया 4, कायरल प्रोडक्ट आ गया 4। अगला कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एनएंसियोमेरिक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, ये डीएल का एक पेयर, ये डी डैश एल डैश का एक पेयर, ये आ गया 2। मेरे भाई अब लास्ट वाला आप ध्यान से समझें, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक कंटेनर में कुछ चीजें रखी हैं, तुमने नीचे आग लगा दी, वेपर्स बनेंगी। मान लो 2 ऐसे कंपाउंड थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम था, तो क्या उन दोनों की वेपर एक साथ बनेगी? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो मेरे भाई जितनी वेपर्स आएंगी उतने फ्रैक्शंस होंगे। मेरे भाई बताओ जरा, ये एनएंसियोमर्स हैं, एनएंसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट T1 होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ T3 होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट T4 होगा। तो अगर इस मिक्सचर को आग लगा दिया आपने कंटेनर के नीचे, तो चार ही फ्रैक्शन निकलेंगे, दोनों एक साथ। कलेक्ट कर लो, ये कलेक्ट कर लो, ये कलेक्ट कर लो, ये कलेक्ट कर लो, यानी कि ई पार्ट है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चन करके लाने हैं, मैं दे देता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करके। इन सब में वो 5 पार्ट निकालने हैं आपको, वो 5 पार्ट निकालने हैं। सबका क्लोरीनेशन हो रहा है भाई, मोनोक्लोरीनेशन कर लेना यार। कुछ बहुत सुंदर क्वेश्चंस भी हैं। ये HCl, ये CH2 CH3, और इसके नीचे लिखा है ऑप्टिकली प्योर, ऑप्टिकली प्योर, ऑप्टिकली प्योर। ये H, ये Br, ये CH3, ये CH2 CH3, ये डैश डैश, ये भी लिखा है ऑप्टिकली प्योर। ऑप्टिकली प्योर मतलब ये यूनिकली यही है। ये है Cl 11th, ये है Br, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डाल दे रहा हूं इसमें। HCl CH3 डैश डैश, ये आया आपका CH3 HCl ClH CH3। चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखते हैं। ये लीजिए, ये Cl, ये Cl, ये, एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड 3 रेडिकल चैप्टर, एंड नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां से आपका कार्बोनाइल चालू हो जाएगा,
कार्बोनाइल कंपाउंड चालू हो जाएगा। यहां एल्काइल हैलाइड एल्कोहल ईथर खत्म हो जाएगा। जब आपके ये दो चैप्टर हो जाएंगे, एल्काइल हैलाइड एल्कोहल ईथर खत्म हो जाएगा यहां तक। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से कार्बोनाइल चालू हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड नेम्ड रिएक्शन। मेरे भाई यहां आपकी 70 से 75% ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद आएगा आपका हाइड्रोकार्बन, जो मात्र एक लेक्चर का टॉपिक होगा। आएगा एसिड डेरिवेटिव, जो मात्र 3 लेक्चर का टॉपिक होगा। आएगा एमीन्स, जो मात्र 3 लेक्चर का टॉपिक होगा। एंड एरोमेटिक, जो 6 लेक्चर का टॉपिक होगा। एंड लास्ट चैप्टर आ गया बायोमोलिक्यूल, पीओसी पॉलीमर एंड ऑर्गेनिक फिनिश। 6 से 8 लेक्चर, 6 से 8 लेक्चर। तो मेरे भाई सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये भी 6, 7, 8 लेक्चर में दोनों खत्म हो जाएंगे। ओके, आप एक काम करेंगे, जिस सीट में आज आप देखो डिस्कस करना था, सीट में 1 से 30 मैंने दिया था, उसमें आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लें। अगली क्लास में आते डिस्कशन से चालू करेंगे। सीट का एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के 1 से 30 ये है कंप्लीट, एंड ये है 1 से 30। ये करना है आपको। नैतिक, पढ़ाई से डर लग रहा है, जेई नहीं निकली तो डरो मत, नहीं निकलेगी जेई। तुम जो सोच रहे हो वो सही है, अब तुम सोच क्या रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया या नहीं? अगर आप ये सोचोगे कि जेई निकल जाएगा, अगर मैं फाइट करूंगा, संघर्ष करूंगा, तो ये बात सच साबित होगी। सिलेबस आपका समय से पहले हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। कौशल सब आईयूपीएससी में हो जाता। चलिए आज के लिए इतना ही रखें। टाटा बाय बाय।